नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास खाली मकान पार्ट 5। हेनरी सिल्वेस्टर। प्रभुदयाल ने नाम दोहराया और बकौल विलियम डेनिंग वह पीटर फ्राकोंजा का जिगरी यार है। चर्च की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन है तो पैसे और रसूख वाला आदमी भी जरूर होगा। बंसल खामोश रहा। आगे बढ़ो। बातें इतनी हैं साहब कि मैं उन्हें आपको किसी तरतीब से नहीं बता पा रहा हूँ। जो मेरे जहन में पहले आ जाती है उसे मैं पहले। आई अंडरस्टैंड, नेवर माइंड दैट। यस सर। बंसल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, पीटर फ्रांकोजा के हाउस होल्ड से चोरी छुपे की गई पूछताछ से हमें एक बहुत मार्क की बात मालूम हुई है साहब। क्या? प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला। उसके एक नौकर का कहना है कि रात को 9:कुछ पर पीटर फ्राकोंजा के लिए एक टेलीफोन कॉल आई थी। इसमें मार्क की क्या बात हुई? साहब, वह कॉल जॉर्ज टाउन के उस खाली मकान में लगे फोन से की गई थी। क्या? प्रभुदयाल हैरानी से बोला। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ साहब। नौकर को क्या मालूम कॉल कहाँ से आई थी? साहब, फोन पहले नौकर ने ड्राइंग रूम में उठाया था। दूसरी ओर से बोलने वाले ने जब पीटर से बात करने की इच्छा प्रकट की थी तो उसने फोन की तार उसके सॉकेट से निकाल ली थी और उसे लेकर बेडरूम में चला गया था जहां कि पीटर मौजूद था। वहां उसी लाइन का एक और सॉकेट था जिसमें लाइन को प्लग करके नौकर ने रिसीवर पीटर को दे दिया। नौकर का कहना है कि उस टेलीफोन कॉल को सुनकर पीटर बहुत आंदोलित हुआ था और फौरन वहां से कूच कर गया था। लेकिन नौकर को यह कैसे मालूम है कि कॉल जॉर्ज टाउन वाले खाली मकान से आई थी? मैं वही बता रहा हूँ सर। जल्दी जल्दी बोलो, किस्तों में बात मत करो। नौकर टेलीफोन को नीचे ड्राइंग रूम में वापस ले आया था साहब। उसने टेलीफोन की तार वापस सॉकेट में लगाकर रिसीवर कान से लगाया तो उसे डायल टोन नहीं सुनाई दी। किसी तरीके से लाइन हेल्ड अप हो गई थी। उसने खुद कहीं अपना पर्सनल फोन करना था, इसलिए वह उतावला हो रहा था। उसने जोर जोर से प्लंजर खटखटाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कोई बोला। नौकर ने उसका नंबर पूछा तो उसे वही नंबर बताया गया जो कि जॉर्ज टाउन की 15 नंबर इमारत का है। नौकर ने उन्हें लाइन काटने के लिए कहा तो उत्तर मिला कि उन्होंने तो लाइन काट दी हुई थी, उनकी तो बात हो चुकी थी। यानी कि एक्सचेंज के किन्हीं कलपुर्जों की खराबी की वजह से वह पीटर के आईफोन कॉल ही अभी फंसी हुई थी। यस सर। उसके बाद भी नौकर कितनी देर प्लंजर खटखटाता रहा था तो कहीं जाकर डायल टोन लौटी थी। खाली मकान से पीटर को फोन किया किसने था? किसी औरत ने या किसी आदमी ने? नौकर इस बारे में बहुत अनिश्चित है। क्यों? प्रभुदयाल के माथे पर बल पड़ गए। क्या वह औरत और आदमी की आवाज में फर्क नहीं पहचान सकता? साहब, वह कहता है कि लाइन खराब थी, आवाज साफ नहीं आ रही थी। आवाज के साथ अजीब सी खड़-खड़ हो रही थी। शायद उसी नुक्स की वजह से बाद में लाइन हेल्ड अप हुई थी। इसी वजह से वह आवाज को ठीक से समझ नहीं सका था। वह कहता है कि वह किसी मोटी आवाज वाली औरत की या किसी बारीक आवाज वाले आदमी की फोन कॉल हो सकती थी। नॉनसेंस। बंसल चुप रहा। लेकिन यह हकीकत है कि उस फोन कॉल के आने के बाद पीटर घर से निकलकर कहीं चल दिया था। जी हाँ, और वह फोन कॉल खाली मकान में लगे टेलीफोन से की गई थी। ऐसा ही लगता है। यानी कि अब यह शर्तिया कहा जा सकता है कि पीटर फ्राकोंजा ने झूठ बोला। कल रात वह अपने घर पर नहीं था। यस सर। हमें नौकर से उसका आमना सामना कराना होगा। नौकर ऐन वक्त पर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा साहब। बंसल पूरे विश्वास के साथ बोला। लेकिन साहब। हाँ साहब, जहाँ तक कत्ल का सवाल है वहाँ तो यह टेलीफोन कॉल पीटर को गुनहगार साबित करने की जगह उल्टे बेगुनाह साबित करती है। मतलब? साहब, खाली मकान में गोलियां तो 8:45 चली थी, जबकि वह टेलीफोन कॉल 9 बजे के बाद आई थी, जिसे सुनते ही पीटर आनन फानन में घर से भागा था। इसका तो मतलब यह हुआ कि कत्ल के वक्त वह अपने घर पर मौजूद था। जब वह गुनहगार नहीं है तो उसने झूठ क्यों बोला? उसने साफ क्यों नहीं कहा कि 9 बजे के बाद
किसी वक्त वह घर से बाहर कहीं गया था। झूठ वह खामखा बोलता नहीं हो सकता। वह किसी बहुत ही खतरनाक बात पर पर्दा डाले रखने के लिए झूठ बोल रहा है, और वह खतरनाक बात कत्ल से ताल्लुक रखती ही हो सकती है। बंसल खामोश रहा। बहरहाल उस कॉल के बारे में हम उससे सवाल तो करेंगे ही। यस सर, आगे बढ़ो। चर्च की, विलियम डेनिंग के घर की और फिर से खाली मकान की भी बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई है, लेकिन कहीं से भी कोई सूत्र हाथ नहीं लगा है। पादरी के घर की तलाशी अभी भी जारी है, लेकिन वहां से कुछ हाथ लगने की उम्मीद अब नहीं के बराबर रह गई है। वेरी बैड। जॉर्ज टाउन में नदी के किनारे एक स्थान पर एक छोटी सी कुटिया है, जहाँ की एक साधु बैठता है, जिसकी इस इलाके में बड़ी मान्यता है। वह लोगों के हाथ देखकर उनके भविष्य बताता है, और लोगों का कहना है कि उसकी भविष्यवाणियां हमेशा सच निकलती हैं। हम इस उम्मीद में कि शायद उस साधु की मशहूरी से प्रभावित होकर कभी पादरी और सूजन भी उसके पास गए हों। पूछताछ के लिए उस साधु के पास पहुंचे थे, तो मालूम हुआ कि वे दोनों वाकई कई बार अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास गए थे। उन्हें ऐसी बातों में विश्वास था। पादरी का पता नहीं, लेकिन सूजन को शर्तिया था। साधु का कहना है कि सूजन उससे अपने भविष्य के बारे में बहुत सवाल किया करती थी, लेकिन पादरी सूजन की जिद पर भी उसके सामने अपना हाथ पेश करने को तैयार नहीं होता था। यानी कि पादरी सूजन की खातिर वहां जाता था, ऐसा ही लगता था। फिर वे दोनों साधु की मौजूदगी में कई बार यह सोचकर इंग्लिश में वार्तालाप करने लगते थे कि साधु को तो इंग्लिश आती नहीं होगी, लेकिन वह साधु बहुत पहुंची हुई चीज है। इंग्लैंड अमेरिका तक घूमा हुआ है पट्टा। वह मतलब की बात करो। साधु ने एक बार उन्हें चर्च में मौजूद किसी गुप्त जगह का जिक्र करते सुना था, जिसे कि वे पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल करते थे। तुम्हारा मतलब है उस जगह के माध्यम से वे आपस में चिट्ठियों का आदान प्रदान करते थे? यस सर। कहाँ है वह जगह चर्च में? यह उसने नहीं बताया था साहब। तलाश करो। जरूर साहब, मुमकिन है अभी भी कोई चिट्ठी वहां पड़ी हो। यस सर। आगे। हालांकि कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रूटीन के तौर पर हम पायर नंबर 5 पर भी पहुंचे थे, जहां की सनराइज नामक वह याट खड़ा है, जिसका कि विलियम केयर टेकर है। विलियम ने कम से कम यह बात तो सच कही थी कि वह अपने पीछे याट की रखवाली की जिम्मेदारी अपने एक गुलाम हैदर नाम दोस्त के जिम्मे छोड़ कर आया था। गुलाम हैदर कहता है कि विलियम यह कहकर वहां से गया था कि वह घर पर अपनी दवाई की शीशी भूल आया था, जिसे वह लेने जा रहा था। वह कहता है कि वह 1 घंटे में लौट आने की कहकर गया था, लेकिन लौटा आधी रात के बाद किसी वक्त था। आई सी। अब एक बहुत ही मजेदार बात सुनिए। वह क्या? लिंटन रोड के इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि वह चर्च प्रेत बाधा से ग्रस्त है। क्या? लोग कहते हैं रात को चर्च में और उसके आसपास कोई प्रेत आत्मा मंडराती रहती है। वे कहते हैं कि जरूर रात को सेंट माइकल का प्रेत वहां विचरता है। किसी ने देखी है ऐसी कोई प्रेत आत्मा? जी हाँ, कहते हैं शुरू में कई लोगों ने ऐसा दावा किया था कि रात के अंधेरे में उन्होंने प्रेत आत्मा को वहां विचरते देखा था, लेकिन उन्हें यह समझाकर चुप करा दिया गया था कि ऐसी बातों से चर्च की बदनामी होती है और उसे भूतहा समझा जा सकता था। लोग चुप तो हो गए थे, लेकिन प्रेत आत्मा का विचरना बंद नहीं हुआ, अलबत्ता घट जरूर गया था। बंसल, तुम भूत प्रेतों को मानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं मानता। मैं खुद नहीं मानता, लेकिन लोगों ने अगर कोई प्रेत आत्मा विचरती देखी है तो इस बात का कोई जवाब भी होगा। जरूर होगा। वह जवाब हमने मालूम करना है। पाठक साहब, प्रभुदयाल मेरी तरफ घूमकर धीरे से बोला, इस केस में भूत प्रेत को क्यों टपका दिए? मैं भूतों को नहीं मानता, मैं सहज स्वर में बोला। जानकर खुशी हुई। अब मुझे मालूम करना होगा कि कौन रात के अंधेरे में चर्च में विचरता है, जिसे कि देखने वाले सेंट माइकल का प्रेत समझ लेते हैं। मैं केवल मुस्कुराया। साहब, बंसल बोला। हाँ, प्रभुदयाल बोला। आपने फिर हवलदार जन्नत को पाठक साहब कहा? यह भी प्रेत बाधा है, प्रभुदयाल मुस्कुराता हुआ बोला। इस वक्त मैं
दरअसल जन्नत के भीतर घर किए बैठे प्रेत से संबोधित था। साहब, इस बार जन्नत बोला, आप तो मुझे डरा रहे हैं। अजीब आदमी हो, पुलिस के इतने बहादुर हवलदार होते हुए डरते हो। मैं, जन्नत छाती फुलाकर बोला, इंसान के बच्चे से नहीं डरता साहब। प्रभुदयाल हंसा। बंसल और सुधाकर ने भी हंसी में उसका साथ दिया। सबको हंसते देखकर मैंने भी दांत निकाल दिए। कुछ क्षण बाद जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो प्रभुदयाल सुधाकर से संबोधित हुआ, तुम भी कुछ बोलो भाई, तुमने भी कुछ किया है या सब कुछ बंसल नहीं किया है? साहब, सुधाकर तनिक गर्वपूर्ण स्वर में बोला, मैंने पादरी की वर्तमान और भूतपूर्व दोनों सेक्रेटरियों को खोज निकाला है। वेरी गुड, दोनों ही इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। अच्छा किया। वैसे तुम्हारी अपनी रीडिंग क्या है उन दोनों के बारे में? साहब, पुरानी सेक्रेटरी हेलन रिडली तो यह समझ लीजिए कि बिल्कुल ईसा मसीह की मेड है, लेकिन सिल्विया नॉरिस नामक नई सेक्रेटरी तो साक्षात तोप का गोला है। यह बात? जी हाँ। अब जरा मुझे तरतीब से इनके बारे में सोचने दो। पहली सेक्रेटरी हुई हेलन रिडली, दूसरी मिसेस सूजन डेनिंग, जो कि बेचारी कल इंतकाल फरमा गई, और तीसरी सिल्विया नॉरिस हुई, पादरी की वर्तमान सेक्रेटरी, जो कि बकौल तुम्हारे साक्षात तोप का गोला है। यस सर। हेलन, सूजन, सिल्विया, ये विलायती नाम याद रखने भी तो समस्या है। फिर यह याद रखना मुहाल है कि पादरी साहब की कितने नंबर की सेक्रेटरी का कौन सा नाम है। पहला हेलन, दूसरा सूजन, तीसरी सिल्विया। ओके। यस सर। पहले पहली के बारे में बताओ। हेलन रिडली के बारे में? हाँ। हेलन आजकल मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वहाँ के जनरल मैनेजर की सेक्रेटरी है। मैजेस्टिक सर्कल पर ही कंपनी से मिले एक फ्लैट में वह अपने माता पिता और एक विवाहित भाई के साथ रहती है। उसे वहाँ से बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके घर में उसकी तनख्वाह का कोई तलबगार नहीं है। उसका भाई बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी करता है और उसके पिता के पास भी रिटायरमेंट से पहले का बचाया हुआ बहुत पैसा है। इतना होने के बावजूद वह बहुत सादी जिंदगी बिताती है। कपड़ों पर, कॉस्मेटिक्स पर, जेवरात पर और मौज मेले जैसी किसी भी बात पर वह पैसा खर्च नहीं करती। कमाल है। कितनी तनख्वाह पाती है वो? 1200 रुपये, और 400 रुपये की एक पार्ट टाइम जॉब भी करती है वह, मैजेस्टिक सर्कल पर ही स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ। इतनी रकम में से खर्चती कुछ नहीं। खर्चती है, लेकिन नहीं के बराबर। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्चती है वो। मैंने पहले ही कहा है कि किसी शौक, किसी फैशन, किसी मौज मेले पर वह एक काला पैसा भी नहीं खर्च करती। तो फिर इतना पैसा जो वह कमाती है उसका करती क्या है? क्या पता क्या करती है। यानी कि कंजूस है और लालची भी, वरना इतनी अच्छी नौकरी करती होने के बावजूद पार्ट टाइम जॉब क्यों करती? उम्र कितनी है उसकी? नौजवान है, 25-26 से ज़्यादा की तो नहीं लगती। कोई बॉयफ्रेंड? लगता तो नहीं हो। देखने में कैसी है? खूबसूरत है, लेकिन हुलिया ऐसा बनाकर रखती है जैसे भरपेट खाना भी ना खाती हो। इस हद तक कंजूस नहीं हो सकता कोई। नहीं हो सकता, लेकिन साहब उसके रख रखाव से तो किसी को भी यह धोखा हो सकता है। ठीक है, पहले उसी को बुलाओ। यस सर। और बंसल? यस सर, बंसल बोला। उसके आते ही उसे पानी का गिलास पेश करना ना भूलना। उसके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए? हाँ, नहीं भूलूंगा साहब। हेलन रिडली देखने में वैसी ही निकली जैसी कि सुधाकर ने उसे बताया था। उसका परिधान ही विलायती था, वरना उसके चेहरे पर साध्वियों जैसे भाव थे। उसके नयन नक्श खूबसूरत थे, लेकिन आंखों के नीचे की काली झाइयाँ और गालों में दिखाई देने वाला हल्का सा पिचकापन वाकई इस बात की चुगली करता मालूम होता था जैसे उसे भर पेट खाना न नसीब होता हो। प्रभुदयाल के संकेत पर वह एक कुर्सी पर बैठ गई। बंसल ने उसे पानी का गिलास पेश किया, जो कि उसने बड़े मशीनी अंदाज से ट्रे पर से उठा लिया और पानी पीकर वापस ट्रे में रख दिया। बंसल ने गिलास वाली ट्रे को फौरन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भिजवा दिया। उसकी उम्र के बारे में सुधाकर का अंदाजा ज़्यादा गलत नहीं था। हेलन ने अपनी उम्र 28 साल बताई।
उसने बताया कि बीए पास करने के बाद उसने टाइप शॉर्टहैंड का कोर्स किया था और जो पहली नौकरी उसे हासिल हुई थी वह फादर जोसेफ कॉटन की प्राइवेट सेक्रेटरी की थी। पादरी साहब की नौकरी आपने कितना अर्सा की थी? प्रभुदयाल ने नम्र स्वर में पूछा। तकरीबन 2.5 साल, हेलन ने बताया। वह नौकरी छोड़ी क्यों आपने? दरअसल वह नौकरी बहुत सख्त थी। वे कोई थीसिस तैयार कर रहे थे जिसका विषय कुछ ज़्यादा ही विस्तृत और गंभीर था। लंबी लंबी डिक्टेशन, फिर टाइप, फिर करेक्शन, फिर करेक्टेड स्क्रिप्ट की टाइप, ऊपर से लंबे लंबे आर्टिकल जो वे डिक्टेट कराकर तैयार करवाते थे। फिर उनकी व्यक्तिगत खतों किताब। बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था। छुट्टी लेने नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ कि 2.5 साल में मेरी हालत ऐसे इंजन जैसी हो गई जिसका ईंधन चुक गया हो। मेरी डॉक्टर ने मुझे राय दी कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। यह बात पादरी साहब को बताकर मैं एक रिश्तेदार के यहाँ विश्वनगर चली गई। जब मैं वापस लौटी तो मुझे मालूम हुआ कि पादरी साहब तो पहले ही किसी और को मेरी जगह दे चुके थे। मिसेस डेनिंग को? जी हाँ। आपका क्या ख्याल है, पादरी साहब का और मिसेस डेनिंग का अफेयर था? ऐसी अफवाहें तो मैंने खूब सुनी थी, वह तनिक सकुचाई स्वर में बोली। हकीकत तो ईश्वर ही जाने क्या थी। आई सी। उसके बाद भी प्रभुदयाल ने पादरी से ताल्लुक रखते बहुत सवाल हेलन से पूछे, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। हेलन ने हर बात का पूरी संजीदगी और पूरी जिम्मेदारी से जवाब दिया, लेकिन उसकी किसी भी जवाब से कोई जानकारी न हासिल हो सकी। उसे और कुरेदना वक्त की बर्बादी मानकर प्रभुदयाल ने उसका धन्यवाद किया और उसे वहां से विदा कर दिया। वह कमरे से बाहर निकल गई तो प्रभुदयाल की निगाह उसके द्वारा खाली की गई कुर्सी पर पड़ी। वहां उसका पर्स पड़ा था। सुधाकर, प्रभुदयाल बोला, उसका पर्स रह गया है, जरा लपक कर दे जाओ। सुधाकर ने पर्स उठाया और बाहर की तरफ लपका। ठहरो, एकाएक प्रभुदयाल बोला। सुधाकर ठिठका, घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से प्रभुदयाल की तरफ देखा। इधर आओ। सुधाकर प्रभुदयाल के समीप पहुंचा। प्रभुदयाल के समीप पहुंचकर प्रभुदयाल ने उसके हाथ से पर्स ले लिया और उसे खोलकर उसने जल्दी जल्दी भीतर की चीजें टटोलनी आरंभ की। एक तय किया हुआ कागज हाथ में आने पर वह ठिठका। उसने उसे खोला तो पाया कि वह मनी ऑर्डर भेजने वाले के पास पावती की स्वीकृति के रूप में लौटकर आने वाला मनी ऑर्डर फॉर्म का अधपन्ना था। वह 600 रुपये के मनी ऑर्डर की रसीद थी जो कि मिशन स्कूल इकबालपुर की मैट्रन के नाम भेजा गया था। प्रभुदयाल ने विचित्र भाव से मेरी तरफ देखा। मैं जानबूझकर परे देखने लगा। उसने अधपन्ना वापस पर्स में रख दिया और पर्स बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर हेलन रेडली प्रकट हुई। वह तनिक नर्वस भाव से बोली, मेरी पर्स यहाँ रह गया था। प्रभुदयाल मीठे स्वर में बोला, मैं इसके साथ आपके पीछे आदमी दौड़ा ही रहा था कि आप ही लौट आई। यह रहा आपका पर्स। उसने हेलन की तरफ पर्स बढ़ा दिया। चेहरे पर कृतज्ञता के भाव लिए वह आगे बढ़ी। उसने प्रभुदयाल के हाथ से पर्स ले लिया। 5 साल पहले, प्रभुदयाल बड़े सहज भाव से बोला, अपने जिन रिश्तेदारों के यहाँ आराम फरमाने के लिए आप विश्वनगर गई थी वे अब भी वहीं रहते हैं? हाँ, वह तनिक सक पकाए स्वर में बोली। क्यों? कुछ नहीं, यूं ही पूछा था। कौन रिश्तेदार हैं आपके वहाँ? मेरी मौसी रहती है वहाँ। उसका नाम पता? उसने बताया। इकबालपुर में भी आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? इकबालपुर? एकाएक उसके स्वर में घबराहट का पुट आ गया। नहीं, नहीं तो वहाँ तो मेरा कोई नहीं रहता। आई सी। इकबालपुर के बारे में क्यों पूछा आपने? यूं ही, कोई खास वजह नहीं। वह अनिश्चित सी प्रभुदयाल के सामने खड़ी रही। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल ओवर अगेन। वह बिना एक शब्द बोले घूमी और भारी कदमों से वहां से विदा हो गई। अब उसके जाने के बाद प्रभुदयाल बोला, मुझे एक ऐसे जिम्मेदार आदमी की ज़रूरत है जो फौरन आंधी तूफान की तरह इकबालपुर रवाना हो सके। मैं जाऊं साहब? सुधाकर बोला। नहीं, तुम्हारी मुझे यहाँ ज़रूरत है। तुम विश्वनगर पुलिस स्टेशन ट्रंक कॉल लगाओ और वहाँ की पुलिस के माध्यम से
हेलन की मौसी की बाबत पूछताछ का इंतजाम करो। यस सर, सुधाकर बोला और टेलीफोन की तरफ बढ़ा। जन्नत को भेज दीजिए साहब, बंसल ने राय दी। नहीं नहीं, यह इसके बस का काम नहीं, प्रभुदयाल बोला। किसी और को बुलाओ। सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत के बारे में क्या ख्याल है साहब? हाँ, वह ठीक है, बुलाओ उसे। तभी सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत को तलब किया गया। वह भी सुधाकर की तरह एक कम उम्र नौजवान था, जो कि ताजा ताजा ही पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था। प्रभुदयाल ने उसे धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि इकबालपुर जाकर उसे क्या करना था। समझ गए? अंत में प्रभुदयाल बोला। यस सर, चंद्रकांत तत्पर स्वर में बोला। यह बहुत जिम्मेदारी का काम है। आई अंडरस्टैंड सर। जाओ। वह फौरन वहां से विदा हो गया। प्रभुदयाल विचारपूर्ण मुद्रा बनाए कई क्षण खामोश बैठा रहा। तभी सुधाकर ट्रंक कॉल बुक कराने से निपटकर वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ। सेक्रेटरी नंबर 1 से पूछताछ का नतीजा। फिर प्रभुदयाल बोला। नंबर 2 भगवान को प्यारी हो गई। अब नंबर 3 पर आओ। सुधाकर, सिल्विया नॉरिस के बारे में क्या जाना तुमने? सिल्विया, सुधाकर बोला। पादरी की करंट सेक्रेटरी एक 35 के लपेटे में पहुंची हुई खूबसूरत कुंवारी महिला है। फादर कॉटन के चर्च द्वारा ही चलाए जाने वाले एक बच्चों के स्कूल में वह पढ़ाती है और वह पादरी की एक तरह से पार्ट टाइम सेक्रेटरी है। टाइप शॉर्टहैंड इत्तेफाक से जानती है। वक्त की उसे कमी नहीं, इसलिए श्रमदान के तौर पर चर्च के एक खिदमतगार की तरह पादरी की सेक्रेटरी की ड्यूटी भुगता देती है। यानी कि पहली 2 सेक्रेटरियों की तरह वह तनख्वाह हासिल करने वाली कर्मचारी नहीं है। नहीं साहब, और 35 साल की उम्र में भी वह कुंवारी है। हाँ साहब। वजह मालूम न हो सकी। रहती कहाँ है? लिंटन रोड पर ही, अपनी एक विधवा मौसी के साथ। माँ बाप नहीं है? हैं, लेकिन राजनगर में नहीं रहते। मालूम हुआ है कि वे विशालगढ़ में रहते हैं और वहाँ के बड़े खानदानी और बड़े इज्जतदार आदमी माने जाते हैं। चर्च की सेवा उनके खानदान की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है। वे लोग चर्च की हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं, रेगुलर चंदा देते हैं और चर्च की और जो कोई भी सेवा मुमकिन हो वे करते हैं। वह विशालगढ़ से यहाँ कैसे पहुँच गई? अपनी मौसी की वजह से। जब वह यहाँ आई थी तब उसके मौसा जिंदा थे। सिल्विया को बड़े शहर की जिंदगी ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वे उसे यहाँ ले आए। बाद में मौसा मर गए तो उससे मौसी को अकेले छोड़ते न बना। तभी से वह यहीं मौसी के साथ रह रही है। मौसी फादर कॉटन के चर्च में आती थी, वह भी उसके साथ आने लगी। फिर फादर कॉटन की प्रेरणा पर वह चर्च की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। उनके स्कूल की टीचर बन गई, फिर पादरी साहब की सेक्रेटरी बन गई। पिछले कोई 1 साल से वह पादरी की सेक्रेटरी है और बेवजह कुंवारी बैठी है। बेवजह तो दुनिया का कोई काम नहीं होता बंसल, वजह तो हर बात की होती है, इसलिए इसकी भी ज़रूर होगी। अलबत्ता जान नहीं पाए तुम उस वजह को। यही समझ लीजिए साहब, आखिर वक्त की कमी भी तो। नेवर माइंड, यू हैव डन वेरी वेल। थैंक यू सर। अब बुलाओ उसे। यस सर। सिल्विया नॉरिस बहुत रोब दाब वाली औरत निकली। उसका कद 5.5 फुट से भी निकलता हुआ था। उसके बाल कटे हुए थे और वह एकदम सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने थी। उसकी आंखों में सुनहरे फ्रेम वाला निगाह का चश्मा चढ़ा हुआ था और जेवरात के नाम पर वह अपने गले में सोने की एक पतली सी जंजीर पहने थी, जिसमें लॉकेट की जगह क्रॉस लटका हुआ था। हेलो इंस्पेक्टर, वह बड़े तपाक से प्रभुदयाल से मिली। ज़रूर आपने मुझे पादरी साहब के और मिसेस डेनिंग के हौलनाक अंजाम की वजह से यहाँ तलब किया होगा। बिल्कुल यही बात है मैडम, प्रभुदयाल बोला। तशरीफ़ रखिए। थैंक यू। बंसल ने पानी का गिलास पेश करने वाली अपनी हरकत को दोहराकर उसकी उंगलियों के निशान भी हासिल किए। वैसे आपका यह सब इंस्पेक्टर, वह सुधाकर की तरफ इशारा करती हुई बोली, पहले ही मुझसे काफ़ी सवाल कर चुका है। मैं आपका बहुत थोड़ा वक्त लूँगा, प्रभुदयाल विनयशील स्वर में बोला। नहीं नहीं, वह हड़बड़ाई। यह बात मैंने इसलिए नहीं कही। आप मेरा जितना मर्जी वक्त लीजिए, पुलिस को सहयोग देना मेरा फ़र्ज़ है। यह आपकी मेहरबानी है
कि आप ऐसा समझती हैं, वरना लोग तो पुलिस को अपने पास भी फटकने देने से परहेज करते हैं। यह लोगों की नादानी है, नासमझी है। जानकर खुशी हुई कि पुलिस के बारे में आपके ऐसे ख्यालात हैं। हौसला अफजाई का शुक्रिया। वह मुस्कुराई। अब असल बात पर आएं। ज़रूर। जो कुछ हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है? राय तो इंस्पेक्टर साहब, इस बारे में मैं क्या बताऊं अपनी, लेकिन अक्लमंद को इशारे के तौर पर अपना एक जाती ख्याल मैं ज़रूर आप पर जाहिर करना चाहती हूँ। वह क्या? मेरी निगाह में मर्द का दर्जा कुएं जैसा और औरत का दर्जा प्यासे जैसा होता है। अब आप मुझे यह बताइए कि कुआं प्यासे की तरफ लपकता है कि प्यासा कुएं की तरफ? आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि अगर दोनों में कोई अफेयर था तो हकीकतन मिसेस डैनिंग पादरी साहब के पीछे पड़ी हुई थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा था? मेरे ख्याल से तो था। यानी कि आपकी निगाह में अगर दोनों में कोई अफेयर था तो उसमें पादरी साहब की कोई गलती नहीं थी। हरगिज भी नहीं थी। हकीकत यह है कि फादर कॉटन एक बहुत भावुक, बहुत नरम दिल और बहुत स्नेहपूर्ण स्वभाव वाला व्यक्ति था। खुदा ने उसे ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट दी थी कि कोई उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। स्त्रियां उसके इस मीठे स्वभाव से कुछ गलत भी सोचने लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे पादरी साहब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हों, लेकिन हकीकतन ऐसी बात नहीं होती थी। मेरा तो ख्याल है कि मिसेस जेनिंग भी यूं ही किसी बुलावे में आ गई थी। उसने पादरी साहब की मनुहार करनी आरंभ कर दी होगी और पादरी साहब से उसका दिल तोड़ते नहीं बना होगा। आप तो पादरी साहब की बकायदा वकालत कर रही हैं। इसलिए कर रही हूँ कि मामला मिसेस डेनिंग का है, जिसकी की मैं जात पहचानती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सारी गलती उसी औरत की थी। उसी ने पादरी साहब के पीछे पड़कर उन्हें नष्ट किया था और गलत राह पर लगाया था। जैसे कोई जेब कतरा जेब कतरता है, वैसे ही उस औरत को किसी का भी मर्द कतर लेने में महारत हासिल थी। किसी का हस्बैंड, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी की मंगेतर उस औरत की मौजूदगी से सेफ नहीं थी। और लोगों की बात और है, लेकिन फादर कॉटन तो पादरी था, खुदा का भक्त था, धर्मोपदेशक था, लोगों का रहनुमा था। यह सब कुछ होने के साथ साथ वह इंसान भी था। इंस्पेक्टर साहब, गुमराह कोई भी हो सकता है, गुमराह करने वाला होना चाहिए। आपकी राय में मिसेस डेनिंग ने पादरी साहब को गुमराह किया था? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता? सवाल मैंने किया था। मेरी राय तो यही है कि अगर उन दोनों में कोई गलत रिश्तेदारी कायम थी तो तमाम किया धरा उस औरत का था। आप चर्च के स्कूल में टीचर हैं, पादरी साहब की सेक्रेटरी भी थी आप। इस लिहाज से तो आपको पादरी साहब को काफ़ी करीब से देखने समझने का मौका मिलता होगा। हाँ हाँ, फिर तो आपको इस बात का भी काफ़ी अंदाजा होगा कि पादरी साहब का विवाहित जीवन कैसा था। है तो सही अंदाजा। अपनी बीवी से कैसी पटती थी उनकी? वैसी ही जैसी और विवाहित लोगों की पटती है। आपकी कैसी पटती है अपनी बीवी से? ठीक पटती है। प्रभुदयाल तनिक हड़बड़ाकर बोला। उनकी भी ठीक ही पटती थी। इंस्पेक्टर साहब, कई सालों के ब्याहे लोगों को अगर एक दूसरे से शिकायत होती भी है तो वे एडजस्ट कर लेते हैं। आप तो बेहतर समझते होंगे इस बात को। हनीमून मार्ग, रोमांस और लगाव शादीशुदा लोगों का सारी उम्र साथ नहीं देता। निरंतर साथ में हमेशा ही ऐसा होता है कि मोहब्बत की आग ठंडी पड़ जाती है और उस पर राख की परतें चढ़ती जाती हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब वह आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाती है और राख को रिद्दे से फूंके मारने से भी जिंदा नहीं हो पाती। शादीशुदा लोगों को ऐसी तब्दीलियों की आदत हो जाती है, इसलिए ऐसी तब्दीलियों से ज़रूरी नहीं कि उनकी ज़िंदगियों में कोई तबाही आ जाए। आपकी बातों का क्या मैं यह मतलब लगाऊं कि पादरी साहब और उनकी बीवी में मोहब्बत का कोई जज्बा बाकी नहीं था, वे सिर्फ झेल रहे थे एक दूसरे को? आप तो बड़ा ईंट मारने जैसा मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन बड़ा सही मतलब निकाल रहा हूँ। चलिए, ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए, औरत मर्द को शादी के बंधन में बांधे रखने वाली और भी बहुत सी बातें होती हैं।
मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए कि आपकी बीवी आपकी सूरत से बेजार है, आपके साथ एक दिन भी काटना अपने लिए सजा मानती है और आप भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब मुझे यह बताइए कि आपसे बेजार होने के बावजूद वह उस रुतबे, इज्जत और आन बान का लोभ छोड़ देगी जो कि राष्ट्रपति की बीवी को हासिल होता है? नहीं, एग्जैक्टली। वह आपको हर हाल में झेलेगी और आप पर यूं निसार होकर दिखाएगी जैसे आपसे आगे दुनिया खत्म है। पादरी साहब क्या भारत के राष्ट्रपति बनने वाले थे? प्रभुदयाल तनिक विनोदपूर्ण स्वर में बोला। नहीं, वह तो मैंने एक मिसाल दी थी, लेकिन उनका रुतबा बुलंद होने की गुंजाइश तो उनकी जिंदगी में हमेशा ही थी। मैंने पहले ही कहा है कि फादर कॉटन एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और अपनी जिंदगी से बहुत उम्मीदें रखते थे। आने वाले दिनों में वे आर्क बिशप लॉर्ड पादरी बनने के सपने देख रहे थे। उनकी बीवी उनके सपनों से न वाकिफ नहीं थी और यह भी खूब जानती थी कि उनके सपने सच हो सकते थे। कहने का मतलब यह है कि जितना अरमान फादर कॉटन का लॉर्ड पादरी बनने का था, उससे कहीं ज़्यादा अरमान मिसेस कॉटन का लॉर्ड पादरी की बीवी बनने का था। यानी कि अगर यह बात ना होती तो दोनों की रिश्तेदारी खटाई में पड़ सकती थी। पड़ तो सकती थी। यानी कि कल को पादरी साहब के बहुत बड़ा आदमी बन जाने की उम्मीद ही वह तसल्ली थी जो मिसेस कॉटन को अपने पति की खिलाफत करने से रोकती थी। यही समझ लीजिए। एक बात तो माननी पड़ेगी मैडम। क्या आप खुद शादीशुदा नहीं, लेकिन शादीशुदा लोगों के सोशल और जज्बाती ताल्लुकात के बारे में बड़ी मार्क की जानकारी रखती हैं आप? उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। मैडम, आप पादरी साहब के ताल्लुक में रोज आती थी, इसलिए आपको उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों की वाकिफियत हुए बिना तो रह नहीं सकती होगी। हाल ही में आपको क्या कोई ऐसा संकेत मिला था जैसे पादरी साहब इस शहर से बाहर या इस मुल्क से भी बाहर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हों? मुझे तो लगा ही था। साथ ही यह अफवाह तो लोगों में की थी कि पादरी साहब मिसेस जेनिंग के साथ भाग जाने का इरादा रखते थे। अच्छा, जी हाँ। आपके ख्याल से क्या वाकई पादरी साहब का ऐसा कोई इरादा था? मिसेस जेनिंग के साथ भाग जाने के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं कूच कर जाने की फिराक में तो वे थे। कभी भी ट्रैवल एजेंसियों में फ़ोन किया करते थे तो कभी यूं कैलेंडर देखा करते थे जैसे दिन गिन रहे हों। एक बार मैंने उन्हें टेलीफोन पर किसी से लंदन का और रोम का किराया पूछते सुना था और यह पूछते सुना था कि उन दिनों वहाँ मौसम कैसा होता था और उन शहरों में वीज़ा वगैरह की क्या पाबंदियाँ थीं। उन्होंने मौसम के बारे में पूछते समय सफ़र की किसी तारीख या महीने का जिक्र किया था? नहीं। वह टेलीफोन कॉल उन्होंने आपके सामने की थी? नहीं, कॉल तो उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में की थी, लेकिन उसकी कॉल के दौरान जब मैं वापस लौट आई थी तो मेरे लौटने की उन्हें खबर नहीं लगी थी। वह इसी मुगालते में टेलीफोन पर बात कर रहे थे कि उस वक्त उनकी स्टडी में उनके सिवाय कोई नहीं था। यह कब की बात है? कोई 1 महीने पहले की। आई सी। मैडम, अब मैं आपसे एक बड़ा नाजुक सवाल पूछने जा रहा हूँ, जिसका आप बहुत सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपके ख्याल से क्या मिसेस कॉटन को अपने पति के इन इरादों की खबर थी? और इस बात को लेकर क्या उन दोनों में कभी कोई तकरार, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? तकरार, लड़ाई झगड़ा तो बात की बातें हैं। मुझे तो यही उम्मीद नहीं कि उसको इस बात की भनक भी थी कि उसका पति कहीं खिसक जाने की फिराक में था। ट्रैवल एजेंसी में जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक आदमी के सफ़र का जिक्र किया था या 2 का? जैसे उन्होंने लंदन या रोम का किराया पूछा था तो किराया एक जने का पूछा था या 2 जनों का? मेरे ख्याल में एक जने का। आप हेनरी सिल्वेस्टर को जानती हैं, जो चर्च की मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन है? वही। जानती हूँ। क्या जानती हैं आप उसके बारे में? क्या से क्या मतलब? आप उसकी मिसेस कॉटन से पुरानी मोहब्बत के बारे में जानना चाहते हैं या उसके बिजनेस में उसके ज़बरदस्त घाटे के बारे में? प्रभुदयाल बड़ी कठिनाई से अपने चेहरे पर उमड़ते उत्तेजना और हैरानी के भावों को अपने काबू में कर पाया।
दोनों ही बातों के बारे में बताइए, वह सहज स्वर में बोला। मोहब्बत वाली बात तो बड़ी मामूली है। मिसेस कॉटन की अपने पति से मुलाकात होने से पहले दो आदमियों की उससे कोर्टशिप चल रही थी। एक तो जॉर्ज सैमसन था, जो कि आज बहुत बड़ा वकील है, और दूसरा आज का चर्च मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन हेनरी सिल्वेस्टर था। तब कुछ लोगों का ख्याल था कि हेनरी सिल्वेस्टर की निगाह वास्तव में मिसेस कॉटन पर नहीं, बल्कि उसकी उस पैतृक संपत्ति पर थी, जो कि देर सवेर मिसेस कॉटन को विरासत में मिलने वाली थी। यही वजह थी कि फादर कॉटन से उसकी एकाएक शादी हो जाने के बाद जहां वकील साहब उसके रास्ते से हट गए थे, वहां चेयरमैन साहब फिर भी उसके पीछे पड़े रहे थे और इस बात की भरपूर कोशिश करते रहे थे कि वे मियाँ बीवी में कोई ऐसी गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो जाए जिससे कि उन दोनों में तलाक हो जाए और फिर वे मिसेस कॉटन से शादी कर लें। अच्छा, ऐसे खतरनाक इरादे रखते थे चेयरमैन साहब? जी हाँ, लेकिन मियाँ बीवी में तलाक की नौबत आज तक न आई होना तो यही साबित करता है कि वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके थे। जाहिर है, मिसेस कॉटन के चेयरमैन साहब के बारे में ख्यालात क्या थे? नापसंद करती थी वे उन्हें? नहीं तो मिसेस कॉटन तो चेयरमैन साहब को काफ़ी पसंद करती थी। ज़्यादा पसंद वे किसे करती थी, चेयरमैन साहब को या वकील साहब को? वकील साहब को। लोग कहते हैं कि मिसेस कॉटन ने अगर जिंदगी में कभी किसी आदमी से दिल से मोहब्बत की है तो वह वकील जॉर्ज सैमसन था। उन दिनों उन दोनों की सगाई तक हो चुकी थी। फिर भी मिसेस कॉटन ने वह सगाई तोड़कर पादरी साहब से शादी कर ली। हाँ, वजह? वह बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। यानी कि वजह मालूम है आपको? उसने मुस्कुराते हुए ही सहमति से सिर हिलाया। क्या वजह थी, बताइए तो। जॉर्ज सैमसन नास्तिक है। खुदा में, खुदा के बेटे में, वर्जिन मैरी में, चर्च में, धर्म में, किसी बात में उसका विश्वास नहीं। मिसेस कॉटन एक धर्मपरायण और खुदा का खौफ खाने वाली औरत है। उसे नास्तिक पति कबूल नहीं था, इसलिए वकील साहब को छोड़कर उन्होंने एक पादरी से शादी करना पसंद किया। जोसेफ कॉटन तब पादरी नहीं था। पादरी वह बाद में बना था, लेकिन वह नास्तिक नहीं था। चेयरमैन साहब को बिजनेस में जबरदस्त घाटे वाली क्या बात थी? पिछले दिनों उन्होंने अपना बहुत ढेर सारा पैसा फॉरेन कोलैबोरेशन में भारत में खुली एक कंपनी में लगाया था, लेकिन वह कंपनी फेल हो गई, जिसकी वजह से बहुत पैसा डूब गया उनका। ओह, उसी कंपनी में पैसा लगाने की बड़ी पुरजोर राय उन्होंने अपने जिगरी दोस्त पीटर फ्राकोंजा को भी दी थी। वह तैयार भी हो गया था, लेकिन इत्तेफाक से वह वक्त रहते अपने बिजनेस में से काफ़ी पैसा नहीं खींच सका था और कंपनी में पैसा लगाने की तारीख निकल गई थी। कहने का मतलब यह है कि उसकी तकदीर ही अच्छी थी जो वह तबाह होने से बच गया था। आई सी। प्रभु दयाल एक क्षण ठिठका और फिर बोला, पादरी साहब से आपके ताल्लुकात कैसे थे? मेरे कैसे ताल्लुकात होने थे उनसे? वह सक पकाकर बोली, मेरे उनसे यही ताल्लुकात थे कि मैं बतौर उनकी सेक्रेटरी उनके लिए काम करती थी और जिस चर्च के वे पादरी थे उसके द्वारा संचालित स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं दरअसल कहना यह चाहता था, मैडम, कि अगर आपको कोई ऐसी बात मालूम हो, इत्तेफाक से मालूम हो, जो पादरी साहब की छवि धूमिल करती हो और पादरी साहब की मौत के बाद जिसे अपनी जुबान पर लाने से आप हिचकिचा रही हों, तो वह भी आपको हमें बतानी चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपसे हासिल जानकारी को हम आम नहीं होने देंगे। अलबत्ता उसकी वजह से हमें पादरी साहब के हत्यारे का सुराग मिल सकता है। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वह फैसला न कर पा रही हो कि वह क्या कहे और क्या ना कहे। ओह कम ऑन, प्रभु दयाल उसे प्रोत्साहन सा देता हुआ बोला। देखिए, वह पूर्वतः हिचकिचाती हुई बोली, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन पादरी साहब की कुछ बातें मुझे खटकने वाली जरूर लगती थी। जैसे पादरी होने के नाते जो लंबा चोगा उन्हें पहनना पड़ता था, कई बार उनके चेहरे पर ऐसे भाव आते थे जैसे वे उससे विरक्त हों। अपना कॉलर
तो वे मेरे सामने ही यूं खोलने लगते थे जैसे उनका दम घुट रहा हो। अच्छा, फिर पिछले दिनों वे कुछ चिंतित भी रहने लगे थे। वे किसी बात से आशंकित रहते थे। उनके हाव भाव से ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे पड़ा हो और वे उससे पीछा न छुड़ा पा रहे हों। पीछे तो कोई उनके पड़ा ही हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपके चेयरमैन साहब ने पादरी साहब के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए हुए थे। जरूर यही बात थी। एक बार एक आदमी मेरे पास भी आया था पादरी साहब के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। आपने यह बात पादरी साहब को बताई थी? कौन सी बात? यही कि उनके बारे में पूछताछ करता कोई आदमी आपके पास आया था। हाँ, बताई थी, फौरन बताई थी। उस आदमी के जाते ही बताई थी। यानी कि उन्हें मालूम था कि उनके बारे में गुप्त रूप से पूछताछ की जा रही थी। यानी कि वे सावधान थे। इसी वजह से उनके पीछे लगे प्राइवेट डिटेक्टिवों को जॉर्ज टाउन वाले खाली मकान की खबर नहीं हो सकी थी। वह खामोश रही। आप पादरी साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी थी। जब इंक्वायरी के लिए चेयरमैन साहब पधारे थे तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा था? पूछा था। पादरी साहब और सूजन के ताल्लुकात के ही बारे में पूछा था। आपने क्या उत्तर दिया? यही कि उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। आई सी। आगे? पादरी साहब के पास कुछ शेयर और कुछ यूनिट के सर्टिफिकेट थे जो कि उनके कथनानुसार उनकी शादी के तुरंत बाद उनकी पत्नी ने उन्हें दिए थे। पिछले कुछ महीनों में उनमें से काफ़ी शेयर और यूनिट उन्होंने बेच दिए थे। रुपए पैसों के मामले में वे क्या कुछ फिक्रमंद रहते थे? पिछले दिनों में ऐसा कुछ लगता तो था। आपकी जानकारी में सूजन को लेकर पादरी और उनकी बीवी में क्या कभी कोई तकरार, कोई झगड़ा फसाद हुआ था? हुआ था। 2 बार तो ऐसी तकरार मैंने ही सुनी थी। मिसिस कॉटन कहती थी कि चर्च में सूजन का व्यवहार निहायत काबिले एतराज होता था। उसकी अनुराग भरी आंखें जब देखो पादरी साहब पर टिकी होती थी और पादरी साहब से निगाह मिलते ही उसके चेहरे पर ऐसे भाव आते थे जैसे अपने पति को देखकर किसी नवविवाहिता बीवी के चेहरे पर आते हैं। मिसिस कॉटन का इल्जाम था कि सूजन का अगर पादरी से कोई अफेयर था तो ऐसी बात छुपाकर रखने की जगह वह जानबूझकर उसे लोगों पर जाहिर करने की कोशिश करती थी, जबकि सूजन खुद विवाहित बाल बच्चेदार औरत थी। हाँ, ऐसी बात जाहिर होने में उसकी अपनी भी तो बदनामी थी, सरासर थी। लेकिन मिसिस कॉटन यही कहती थी कि वह तो चाहती थी कि उसका और पादरी साहब का अफेयर लोगों की जानकारी में आए। आपको यह कुछ नाजायज सा इल्जाम नहीं लगता सूजन पर? लगता है, लेकिन फिर भी यह बात अपनी जगह बरकरार है कि सूजन को लेकर पादरी साहब और उनकी बीवी में तकरार होती थी। यू आर राइट मैडम। एकाएक प्रभुदयाल के होठ मुस्कुराहट में फैल गए। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब एक आखिरी दरख्वास्त और कबूल फरमाइए। वह भी कहिए। मैं दोपहर बाद चर्च में आऊँगा। अगर आपसे वहाँ एक बार फिर मुलाकात हो सके तो मेहरबानी होगी। किस वक्त आएंगे आप चर्च में? जब आपको जचे। ठीक है, वह उठती हुई बोली। लंच के बाद कभी भी आ जाइएगा। शुक्रिया। बंसल, मैडम को नीचे तक छोड़ कर आओ। ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। सहयोग के लिए एक बार फिर शुक्रिया मैडम। वह वहाँ से विदा हो गई। प्रभुदयाल गंभीर स्वर में बोला। तो पादरी सूजन के साथ राजनगर से ही नहीं, मुल्क से ही भाग जाने की फिराक में था। साफ जाहिर हो रहा था साहब। फिर तो साहब, सुधाकर झिझकता हुआ बोला, उनके कत्ल इसलिए भी हुए हो सकते हैं क्योंकि कातिल उनको उनके इस नापाक इरादे से रोकना चाहता था और उनको जान से मार देने के अलावा उसे और कोई तरीका नहीं सूझा था। सुधाकर उम्र में कम जरूर था, लेकिन काबिलियत में कम नहीं था। जब से अमेरिकन डिप्लोमेट सिडनी फोस्टर के अपहरण के केस के दौरान उसने इश्तिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल को पहचाना था, तब से प्रभुदयाल उसकी जुबान से निकली बातों को बहुत अहमियत देने लगा था। उसे आज तक इस बात का अफसोस था कि जब सुधाकर ने उसे सोहल के बारे में बताया था तो उसने डांट कर चुप करा दिया था।
अगर उसने सुधाकर की बात की तरफ तवज्जो दी होती तो इतने बड़े इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी का सेहरा उसके सिर होता। तुम्हारी बात में दम है, प्रभुदयाल बोला। सुधाकर खुश हो गया। थैंक यू सर, वह बोला। अब यह बताओ कि उनको रोकने के लिए ऐसा हौलनाक कदम कौन उठा सकता है? जाहिर है कि दोनों का कोई रिश्तेदार, प्रेमी की बीवी, उसके दोनों भाई, प्रेमिका का पति। बंसल सर, सब रिश्तेदारों की निगरानी हो रही है? यस सर। पादरी के घर की तलाशी का क्या हुआ? तलाशी अभी तक जारी है सर। मैंने पहले भी अर्ज किया था। काशीनाथ इसी काम में लगा हुआ है। मैं भी उसके साथ था, लेकिन फिर मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आ गया था। तभी दरवाज़ा खुला और सादे कपड़े पहने एक आदमी ने भीतर कदम रखा। उसने प्रभुदयाल को सैल्यूट मारा। यह हवलदार चेतन कुमार है साहब, बंसल जल्दी से बोला। इसे मैंने पीटर फ्राकोंजा के मुगल बाग में स्थित ऑफिस की निगरानी पर लगाया था। यह निगरानी छोड़कर आया है तो ज़रूर कोई दिलचस्प खबर लाया होगा। क्या खबर है? प्रभुदयाल ने पूछा। साहब, चेतन कुमार तत्पर स्वर में बोला, पीटर फ्रांकोजा की निगरानी तो मैं कर ही रहा था। इत्तेफाक से उसका प्राइवेट ऑफिस ऐसी पोजीशन में निकला था कि मैं उसकी एक खिड़की के बाहर खड़ा भीतर से आती हर आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने दो ऐसी बातें सुनी हैं साहब, जो कि मैंने महसूस किया था कि फौरन आपकी जानकारी में आनी चाहिए थी। क्या सुना तुमने? पीटर फ्राकोंजा 8:45 ऑफिस पहुंच गया था। सूरज से वह बहुत परेशान लग रहा था और लगता था जैसे सारी रात को उसने पलक न झपकी हो। वह अरे सुना क्या? प्रभुदयाल तनिक झल्लाए स्वर में बोला। सुना क्या? साहब, उसने दिल्ली में जॉर्ज सैमसन बार एट ला के नाम एक लाइटनिंग ट्रंक कॉल बुक कराई थी, जो कि 10 मिनट में लग गई थी। फ़ोन पर उसने जॉर्ज सैमसन को बताया था कि फादर कॉटन का कत्ल हो गया था और सारे परिवार को, खास तौर से मिसेस कॉटन को, पुलिस बुरी तरह हलकान कर रही थी। उसने जॉर्ज सैमसन से पहली उपलब्ध फ्लाइट द्वारा दिल्ली लौट आने की दरख्वास्त की थी। उसने कहा था कि वह वापस फ़ोन करके बताए कि वह कौन सी फ्लाइट से आ रहा था, ताकि वह उसे एयरपोर्ट पर ही मिल सके। और दूसरी बात भी एक टेलीफोन कॉल से ही ताल्लुक़ रखती है। कॉल बाहर से आई थी और पीटर फ्रांकोंजा के बेटे की थी। मैंने उस कॉल तुम्हें यह कैसे मालूम है कि कॉल उसके बेटे की थी? साहब, उसकी सेक्रेटरी ने एक्सटेंशन टेलीफोन पर बजर दिया था, लेकिन उसने बजर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर उसकी सेक्रेटरी ने कमरे में आकर उसे बताया था कि उसका बेटा मिक्की लाइन पर था, तो उसने फ़ोन उठाया था। आई सी। क्या सुना तुमने? मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने कॉल का पीटर फ्राकोंजा की ओर का ही हिस्सा सुना था। पहले उसने कहा था, हाँ बेटा, मैं डैडी बोल रहा हूँ, सब ठीक हो गया। फिर उसने कहा, अब तुम बोल कहाँ से रहे हो? फिर कहा, शाबाश, अब जो मैं कह रहा हूँ उसी गौर से सुनो। उस पैकेट को लेकर सीधे सेंट्रल बस स्टेशन पहुँच जाओ। वहाँ से झेरी की जो पहली बस उपलब्ध हो उस पर सवार हो जाओ। झेरी पहुंचकर वहाँ बड़े बाजार पहुंच जाना। वहाँ किसी से भी रॉबर्ट स्लोन के बारे में पूछ लेना। रॉबर्ट स्लोन को तुम वह पैकेट दे देना। उसे बताना कि तुम्हें मैंने भेजा है। कहना कि वह उसे फौरन साफ कर दे और तब तक अपने पास रखे जब तक मैं खुद उसे लेने ना आऊं। क्या साफ कर दे? प्रभुदयाल व्यग्र स्वर में बोला। क्या वह अपने पास रखे? पता नहीं साहब, चेतन कुमार खेदपूर्ण स्वर में बोला। मैंने तो एक तरफा वार्तालाप सुना था, जो कि मैंने अक्षरशः दोहरा दिया है। लेकिन जो चीज़ साफ होनी है वह उस पैकेट में है, जिसे लेकर पीटर फ्राकोंजा का लड़का मिकी झेरी जा रहा है। यस सर। इस वार्तालाप को हुए कितना अरसा हुआ? तकरीबन आधा घंटा। बंसल, फौरन सेंट्रल बस स्टेशन फ़ोन करो और झेरी की बस के बारे में पूछो। यस सर, बंसल बोला और तुरंत टेलीफोन से उलझ गया। हवलदार, प्रभुदयाल कड़े स्वर में बोला। क्या नाम बताया था अपना? चेतन कुमार साहब। चेतन कुमार, जो कुछ तुम यहाँ आकर कह रहे हो वह तुम्हें फ़ोन पर कहना चाहिए था। साहब, मुगल बाग पास ही था, इसलिए मैंने सोचा। तुमने सोचा?
सोचने लायक काबिलियत है तुम्हारी। साहब, बंसल बीच में बोल पड़ा। अभी 10 मिनट पहले झेरी की एक बस छूटी है। सुना? प्रभुदयाल बोला। अगर यहाँ आकर रिपोर्ट करने की जगह तुमने फोन किया होता तो उस लड़के को उस पैकेट के साथ हमने बस स्टैंड पर ही पकड़ लिया होता। अब उसे झेरी के लिए रवाना हुए 10 मिनट हो भी चुके हैं। साहब, हम दूसरी बस से झेरी, प्रभुदयाल मेज पर घूसा मारकर चिल्लाया। दूसरी बस की झेरी पहुंचने तक पैकेट की हवा मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। सॉरी सर, चेतन कुमार सहम कर बोला। हमें उस बस को झेरी पहुंचने से पहले पकड़ना होगा। वह पैकेट हमारे हाथ आना ही चाहिए। ड्राइविंग जानते हो? हाँ साहब, वह तनिक उत्साहपूर्ण स्वर में बोला। मैं दक्ष ड्राइवर हूँ। अभी सामने आती है तुम्हारी दक्षता। अब क्या बताने की जरूरत है कि तुमने क्या करना है? मैंने झेरी की बस को, वह संदिग्ध भाव से बोला, झेरी पहुंचने से पहले पकड़ना है। सिर्फ बस को ही नहीं पकड़ना है, बस में बैठे उस लड़के को भी पकड़ना है। उसी पैकेट समेत पकड़कर यहाँ लाना है, समझे? हाँ साहब। कर सकोगे यह काम? उसने सहमति से सिर हिलाया। तो फिर यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फूटो, वक्त जाया मत करो। एक एक सेकंड कीमती है। अगर तुम झेरी की बस को झेरी पहुंचने से पहले पकड़ सके तो समझना तुम्हारी खता माफ। फूटो। वह बगोले की तरह वहां से भागा। मैं तुम्हें रिल्टन रोड चर्च में मिलूंगा, प्रभुदयाल ने पीछे से आवाज लगाई। ठीक है साहब। चेतन कुमार के प्रस्थान के बाद कुछ क्षण खामोशी रही। इस अंत में प्रभुदयाल ने चुप्पी भंग की। वह बड़े असंतोषपूर्ण स्वर में बोला, पीटर फ्रांकोंजा की तो खास खबर लेनी होगी। पता नहीं क्या चीज है इस पैकेट में, जिसको साफ करने के लिए उसने उसे 65 मील दूर झेरी भेजा है। वह काम क्या यहाँ नहीं हो सकता था? हो तो सकता होगा साहब, बंसल बड़े अदब से बोला, लेकिन वह उसे यहाँ कराना नहीं चाहता होगा। क्यों? क्योंकि उसे डर होगा कि यहाँ बात पुलिस की जानकारी में आ जाएगी। यानी कि उस पैकेट में डबल मर्डर के इस केस से ताल्लुक रखती कोई चीज है? ऐसा ही लगता है साहब। वह पैकेट बिना खुले मेरे हाथ लगना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे इस हवलदार की खैर नहीं। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। प्रभुदयाल के संकेत पर बंसल ने फोन उठाया। वह कुछ क्षण फोन सुनता रहा और फिर बोला, साहब, पादरी के घर से एएसआई काशीनाथ का फोन है। पूछो क्या कहता है? प्रभुदयाल बोला। बंसल फिर फोन सुनने लगा। तुरंत उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्तेजना के भाव प्रकट हुए। उसने कुछ क्षण और फोन सुना और फिर माउथ पीस पर हाथ रखकर बड़े उत्तेजित भाव से बोला, साहब, पादरी की घड़ी और अंगूठी बरामद हो गई है। कहाँ से? प्रभुदयाल तुरंत बोला, विधवा की ड्रेसिंग टेबल के एक दराज में से। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।